टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 2 दिन का 16 और 17 मार्च का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। मैं अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से इंडिविजुअल वीडियो नहीं दे पाया। इस वजह से आज एक साथ 2 दिन का करंट अफेयर्स आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में 16 और 17 मार्च का। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है। आईबीए ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिलाओं की जो 2023 में हो रही है, ये भारत में हो रही है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 2 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनके नाम बताने हैं आपको। अच्छा, ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये आईबीए का जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप महिलाओं वाली हो रही है, इसको हम ऑलरेडी करंट के वीडियो में, पुराने किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे इसकी सारी डिटेल्स हैं कि आईबीए कितने दिनों में ये ट्रॉफी करवाता है। लाइक ये हर 2 साल पे होती है, पुरुषों की भी करवाता है, महिलाओं की भी करवाता है, पदक तालिका कैसी है, क्या है, वो सारी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। तो आप वहां से इसकी अच्छे से देख लीजिएगा। चूंकि ये भारत में हो रहा है कॉम्पिटिशन, इस बार भारत मेजबानी कर रहा है, तो ये क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाम बताना है आपको इस क्वेश्चन में कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, एमसी मैरीकॉम और रणवीर कपूर, एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर, एमसी मैरीकॉम और अक्षय कुमार, एमसी मैरीकॉम और शाहरुख खान। तो इन सारे ऑप्शंस में एमसी मैरीकॉम जो है वो कॉमन है, रिनोन्ड बॉक्सर है इंडिया की। ठीक है, अब आपको बताना है दूसरा किसको बना हो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर, इन 2 लोगों को एक साथ इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया हुआ है। ये जो चैंपियनशिप होने वाली है, ये 15 से 26 मार्च तक होने वाली है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, वहां पे ये सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होने वाली हैं। इसका जो टाइटल प्रायोजक है, स्पॉन्सर है, वो महिंद्रा है। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, वो इसका टाइटल प्रायोजक है। और ये एमसी मैरीकॉम और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हुआ है। ठीक है, तो ये आईबीए का जो वुमेन्स चैंपियनशिप है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में किस स्थान पर मैथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया गया है। अभी तक जो हो रहा था, वो जो फ्यूल था उसमें एथेनॉल यूज किया जा रहा था। अब ये पहली दफा है जब मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। आपको बताना है कौन से शहर में हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयपुर, बी दिल्ली, सी मुंबई या डी बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है वो डी बेंगलोर है। बेंगलोर में अभी हाल में ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जिसमें मेथेनॉल से चलने वाली बसेस को लॉन्च किया है वहां की नगर पालिका ने। ये केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी ने इस योजना को वहां लॉन्च किया हुआ है। और ये बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बीएमटीसी, जो वहां का ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन का, वो, उसके बाद से नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी, पेट्रोल ये डीजल फ्यूल जो बनाती है, आईओसी, और अशोका लीलैंड जो ये कमर्शियल व्हीकल को का मैन्युफैक्चरर है, अशोका लीलैंड। अभी इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था अशोका लीलैंड को। इन्होंने एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट की है चेन्नई के किसी शहर में अपने, ये हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पुराने। तो अशोका लीलैंड जो है, इन सब लोगों ने मिलके ये मेथेनॉल से चलने वाली बसों का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, और जिसका उद्देश्य जो है वो प्रदूषक जो पॉल्यूटेंट हैं उनके स्तर को कम करना है। अच्छा, जो मेथेनॉल से चलेंगी उस डीजल को बोल रहे हैं MD-15, ये डीजल का नाम है। ये बसें डीजल से चलेंगी, उस डीजल का नाम है MD-15। MD फॉर मैथेनॉल, डी फॉर डीजल, और 15 मतलब 15%। तो इस डीजल में 15% जो है वो मेथेनॉल रहने वाला है, उसका 85% जो है वो डीजल रहने वाला है। तो ये MD-15 से बसें चलने वाली है। मेथेनॉल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मेथेनॉल जो है ये हमें प्राकृतिक गैस से, कोयला या विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिल जाता है। ये स्वच्छ है बिकॉज इसके दहन से कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कम होता है, कम कार्बन उत्सर्जन होता है मेथेनॉल को जलाने से। और ये सस्ता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है। इसका निर्माण जो है कृषि उत्पादों, कोयला और नगर पालिका जो कचरा इकट्ठा करती है, उस कचरे से भी मेथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा संसाधन के तौर पे इसको विकसित किया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट अभी बेंगलोर में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 1 साल में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया हुआ है। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रॉड करके या क्राइम एक्टिविटीज करके देश से चले जाते हैं,
दूसरे देशों में, तो वहां से उनको वापस लाया जाता है, तो उसको प्रत्यर्पण बोलते हैं देशों के सहयोग से। तो 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण हुआ है, सीबीआई ने किया हुआ है। किस ऑपरेशन के तहत किया है, उस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। नाम है आपके पास ऑप्शंस में, ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी मेगा चक्र, ऑप्शन सी गरुण और ऑपरेशन गंगा ऑप्शन डी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑपरेशन त्रिशूल। ये सीबीआई ने जो है ऑपरेशन त्रिशूल चला के ये 33 भगोड़ों को देश में वापस लाने का कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अपराधियों के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर काम भी चल रहा है और इनको भारत में लाने का काम लगा रही है, लाने का काम कर रही है सीबीआई। ऑपरेशन त्रिशूल में इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में अपराधियों का पता लगाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा जो ऑप्शन गरुण जो दिया है हमने ऑप्शंस में, ये जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये भी सीबीआई ने ही चलाया हुआ है। ठीक है, और ये बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन साझा करने और प्रसारित करने के खिलाफ है। तो ये ऑपरेशन गरुण, मेघचक्र और त्रिशूल ये तीनों सीबीआई के ऑपरेशंस हैं। त्रिशूल के अंतर्गत भगोड़ों को वापस लाया जा रहा है, इंटरपोल की मदद से किया जा रहा है। ऑपरेशन गरुण के थ्रू ड्रग नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश है, और मेघ चक्र के थ्रू ये जो बाल यौन शोषण की सामग्री है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है जो, उसको प्रसारित करने और साझा करने से रोकने के लिए ये सीबीआई का ऑपरेशन है। तो ये हो सकता है आपको तीनों ऑपरेशंस के नाम दे दिए जाएं और मिलाने के लिए आ जाए कि किसका किससे संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीबीआई के 3 बड़े ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो भी कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी डिटेल्स हैं, वो सारी पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राम हमारे ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहां से या इस यूजर नेम के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उस ग्रुप पे आपको ये वीडियो में जो भी कंटेंट डिस्कस हो रहा है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है वो सारा। बाकी आप टेलीग्राम पे अपनी क्वेरीज अगर कोई है, आपके कोई सजेशंस हैं, वो आप हमें भेज सकते हैं। आप मेल के माध्यम से भी हमें वो अपनी क्वेरीज वगैरह भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को हम मैक्सिमम टाइम एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर से एक सैन्य अभ्यास के बारे में है। सैन्य अभ्यास का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। हाल ही में हुए अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण है, ये 13th एडिशन है, 12 बार ये ऑलरेडी हो चुका है। ये भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ भाग लिया है? ठीक है, तो एक तो भारतीय सेना है और दूसरी सेना किस देश की है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सिंगापुर। ये सिंगापुर की सेना ने भारतीय सेना के साथ मिलके ये ऑपरेशन में भाग लिया है 13वें एडिशन में। ये जो हुआ है वो 6 से 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में आयोजित हुआ है। मेजबानी इसकी वही भारतीय सेना ने की है। इसमें 42वीं बटालियन सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की एक आर्म्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। इसमें पहली बार इन्होंने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। बाकी इसमें बटालियन और ब्रिगेड, बटालियन स्तर पे भी और ब्रिगेड स्तर पे भी नियोजन तत्व, प्लानिंग एलिमेंट और कंप्यूटर वॉर गेमिंग आदि इसमें शामिल थे। तो काफी एडवांस लेवल पे ये एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेशन, ये आपका ये हो गया बोल्ड कुरुक्षेत्र के बारे में। ठीक है, ये जो है और भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन AIM, अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा शुरू किया है। इसका नाम पूछा है आपसे कि इसका नाम क्या है। ये अटल इनोवेशन मिशन ऑलरेडी चल रहा था, उसके बाद उसी के थ्रू ये अटल टिंकरिंग लैब्स ऑलरेडी चल रही हैं। इसी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक कि इसकी निगरानी अच्छे से हो, उसके लिए एक इन्होंने नया जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया। उस कार्यक्रम का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास ATL सहयोग, नवाचार, सारथी और विकास। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ATL सारथी, अटल टिंकरिंग लैब सारथी नाम से इन्होंने ये कार्यक्रम, स्वनिगरानी कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया है, जिससे इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से होती जाए। ये जो AIM है, ठीक है, ये युवा दिमाग में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने और डिजाइन थिंकिंग, माइंडसेट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एडेप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करने के
लिए ये चल रहा है। ठीक है, AIM में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और ये अटल सारथी इसी दिशा में अपने आप एक ऐसी पहल है। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका ATL सारथी के बाद और अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है हाल में छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स एक कार्यक्रम है, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड। इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नीति आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसका जो प्रोग्राम जो लर्निंग साइंस है वाया स्टैंडर्ड्स है, ये कार्यक्रम जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा छात्रों के लिए आरंभ किया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, छात्र जो है विभिन्न उत्पादों के निर्माण, कार्यप्रणाली, निर्माण कैसे हुआ है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनकी गुणवत्ता विशेषज्ञताओं में वैज्ञानिक अवधारणाओं और व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली जो इनके अनुप्रयोग हैं उनको ये लोग समझेंगे। इस योजना के पाठों में जो है वो वैसे विषय में दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित है और इस पहल के तहत 3400 से अधिक विज्ञान शिक्षकों को मेंटर के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा योजना चलाई गई है छात्रों के लिए। तो इसमें मेन जो मुझे लग रहा है वो यही है कि योजना का नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसके द्वारा ये चलाई जा रही है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी भारतीय मानक ब्यूरो आया है तो हमने थोड़ा सा इसको भी डिस्कस किया है, देख लेते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय चर्चा की गई है, संविधान के थ्रू जिनका गठन होता है, और वैधानिक निकाय वो हैं जिनका अधिनियम के थ्रू, किसी विधान के थ्रू जो है गठन किया गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो एक अधिनियम के थ्रू या विधान के थ्रू बनाया गया था, तो वैधानिक निकाय है। ये अधिनियम जो है वो 2016 द्वारा स्थापित हुआ है। इसका जो मुख्यालय है उसको मानक भवन बोलते हैं, दिल्ली में है। और ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो प्रमोद कुमार तिवारी जी जो हैं। तो हो सकता है कभी आपसे महानिदेशक का नाम पूछ ले या चार कोई संस्थाएं दे दें और उनके नाम दे दे, तो वो मैचिंग में आपके पास आ सकता है। ठीक है, बाकी ये वैधानिक निकाय है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अधिनियम कब बना? 2016 में बना, ये भी आ सकता है। और कई बार कई संस्थाओं के नाम दे दिए जाते हैं और उनका मुख्यालय पूछ लिया जाता है कि किस संस्था का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना किस देश द्वारा शुरू की गई है? उत्तरी सागर, ये नॉर्थ सी जो है, उसमें 1800 मीटर नीचे, 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना बना रहे हैं। बताया है कि ये परियोजना किस देश के द्वारा स्टार्ट की गई है। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी डेनमार्क। ये डेनमार्क ने एक उत्तरी सागर में 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए परियोजना का स्टार्ट किया हुआ है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में से स्टोर होगी वो आयातित कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो वो कई देशों से ये कार्बन डाइऑक्साइड मंगा के ये उसको नीचे समुद्र में स्टोर करने वाला है और ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इस परियोजना के तहत इनका जो लक्ष्य है वो 2030 तक प्रति वर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेगी। हर एक वर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेगी 2030 तक। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसको सेकंड फेज में ये अभी चल रही है। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगी वो बेल्जियम के एंटवर्प से उत्तरी सागर में भेजा जाएगा। अच्छा, इसको डेनमार्क से नहीं भेजा जाएगा, बेल्जियम से भेजा जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो डेनमार्क का है, भेजा कहां से जाएगा? बेल्जियम के थ्रू भेजा जाएगा। बाकी ये डेनमार्क बेल्जियम की पोजीशनिंग क्या है ग्लोब पे, वो हमने इनका मैप लगाया हुआ है, मैप भी आपको बता देते हैं। तो मैप में आपका ये यहाँ पे है डेनमार्क, ये है आपका नॉर्थ सी, उत्तरी महासागर, ये आपका यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आपका नॉर्थ सी हो गया और ये आपका डेनमार्क है, ये आपका बेल्जियम है। तो डेनमार्क की परियोजना है, बेल्जियम के थ्रू यहाँ कहीं आपका ये भेजने का इनका नॉर्थ सी में प्लान है। ठीक, इसके अलावा आप देख लीजिए ये यहाँ पे बाल्टिक सी है। ठीक, बाल्टिक सी की वजह से एक कॉन्सेप्ट आता है बाल्टिक नेशंस का, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। तो बाल्टिक कंट्रीज में 3 कंट्री आती हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। एक तो कंट्री आपकी ये लिथुआनिया है, नंबर 1 हो गया।
ये तो आपको मैथ में दिख रहा है। ये दूसरा आपको नहीं आ पाया पूरा, ये लातविया है, लातविया, ठीक है। और ये तीसरा, ये ऊपर जो आपका दिख रहा है ये रीजन, इसको बोलते हैं एस्टोनिया। तो ये बाल्टिक कंट्रीज में 3 कंट्री आती हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कई बार कि निम्न में बाल्टिक कंट्रीज में कौन शामिल नहीं है। तो ये लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया बाल्टिक कंट्रीज हैं। बाकी अगर कोई चौथा नाम दिया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। बाकी ये देख लीजिए, ये जर्मनी है, ये पोलैंड है, यहीं कहीं बर्लिन की दीवार होती थी जो बाद में गिरा दी गई, ठीक है। चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड है यहाँ पे, फ्रांस हो गया यहाँ पे। बाकी ये इंग्लिश चैनल है, ये काफी फेमस है। क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय या पहला व्यक्ति, ठीक है। तो ये इंग्लिश चैनल है जो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। और ये इंग्लिश चैनल जो है वो नॉर्थ सी को इस वाले एरिया जोड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किसको अलग करता है, यूके को फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। जोड़ने वाला काम जो कर रहा है वो यहाँ कर रहा है, ये बे ऑफ बिस्के है, ठीक। ये बाकी देश हो गए, डेनमार्क यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये आप मैप में और भी देख लीजिएगा। बाकी मैप को आप ना मतलब अगर मेरा सजेशन है, आप लोग अपनी वॉल पे कहीं पेस्ट कर लीजिए और बस कभी भी आते जाते मैप पे एक नजर मारते रहिए कि दुनिया में कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, उसके अगल बगल में उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। सेम आप भारत के मैप के साथ कीजिए। अगर आप किसी स्टेट की सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टेट की भी मैप लगा सकते हैं। अगर आप यूपी की कर रहे हैं तो यूपी का लगा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कहाँ है, किस जिले की सीमा कहाँ से लगती है। जैसे यूपी है तो यूपी की सीमा कुछ नेपाल से भी लगती है, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपी के कितने जिले जो है वो नेपाल बॉर्डर से लग रहे हैं, कितने जिले जो है वो बिहार बॉर्डर से लग रहे हैं। इस तरह से मैप को आप चलते फिरते देख लीजिए। मैप को याद करने का तरीका सबसे अच्छा यही है, आप इनको पेस्ट कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसके वॉलपेपर पे लगा लीजिए, थोड़े थोड़े टुकड़ों में लगा लीजिए। इस तरह से आप उसको अच्छे से मैप को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। बाकी बाल्टिक नेशन हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इंग्लिश चैनल हम लोगों ने देख लिया थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभी एक संस्था है IQ एयर, IQ एयर एक संस्था है, उसने विश्व की वायु गुणवत्ता के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट भेजी है। इसमें वर्ष 2022 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। ये IQ एयर ने रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें भारत को भी रैंकिंग मिली हुई है। तो पूछा है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 8th, ऑप्शन बी 7th, ऑप्शन सी 9th और ऑप्शन डी 10th, ठीक है। ये एकदम क्लोज इसलिए है बिकॉज आपको कमीशन या जो भी एग्जाम है उसमें इतने ही क्लोज आपको ऑप्शंस मिलेंगे ताकि गैस करना टफ हो जाए। तो जब तक आपको श्योर शॉर्ट पता नहीं है तब तक आप इसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसका जो आंसर सही है वो है ए, ऑप्शन ए 8th। भारत जो है वो 8वें स्थान पर इस सूची में रहा है, ठीक है। भारत जो है इस सूची में 8वें प्रदूषित शहरों की सूची में 8वें स्थान पर रहा है। ये जो सूची बनी है वो 131 देशों को मिलकर बनाई गई है, ठीक है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर, मतलब 7 और देश हैं जो भारत से भी ज्यादा प्रदूषित हैं। उन देशों के हमने नाम लिखे हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है वो चाड है, फिर इराक, फिर पाकिस्तान, फिर बहरीन, फिर बांग्लादेश, फिर बुर्किना फासो, फिर कुवैत और सबसे लास्ट में भारत 8वें स्थान पर। मतलब ये टॉप 8 कंट्रीज हैं प्रदूषण में, तो इनका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पे चाड, भारत 8वें नंबर पे, बाकी पाकिस्तान जो है वो 3रे नंबर पे है, बांग्लादेश जो है वो 5वें नंबर पे है। बाकी दुनिया के इसमें 50 सबसे प्रदूषित शहरों के भी नाम दिए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है लाहौर जो पाकिस्तान में है, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरा शहर होतान चीन का है। तीसरा जो है भिवाड़ी राजस्थान, राजस्थान में एक जिला है भिवाड़ी, वो भिवाड़ी जो है, सॉरी जिला बोल रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है जिला है या वहाँ कोई शहर है राजस्थान का, वहां पे ये है। और चौथा दिल्ली, तो दिल्ली जो है वो सबसे प्रदूषित शहरों के सूची में 4थे नंबर पे है। भिवाड़ी राजस्थान जो है वो 3रे नंबर पे है, ठीक है। और भी डिटेल्स हैं इसके बारे में और देख लेते हैं। इसके अलावा इन जो 116 राजधानी शहर भी बनाए गए हैं, मतलब ये जितने देशों में हुए हैं तो सबकी राजधानियों में प्रदूषण के स्तर को भी नापा गया है। और उस सूची में नई दिल्ली जो है वो दुनिया की दूसरे सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है। मतलब 116 शहर जो हैं, उन सब 116 जो देश हैं उन देशों की राजधानियों में नई दिल्ली है जो 2nd नंबर पे है प्रदूषण के मामले में। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे चाड की राजधानी है नादजामेना, ये जो है वो टॉप पे है। नई दिल्ली जो है दूसरे स्थान पे। राजधानी की बात की जाए तो नई दिल्ली दूसरे स्थान पे, और अगर प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो नई दिल्ली 4थे स्थान पे, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
बाकी दुनिया के 50 जो सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है उसमें भारत के 39 शहरों को जगह मिली हुई है। मतलब भारत के 39 शहर जो हैं वो विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। तो प्रदूषण की स्थिति हमारे यहाँ खराब है काफी। सरकार बहुत प्रयास कर भी रही है और काफी हद तक सरकार सफल होने में सफल भी हो रही है। बाकी आप सब लोग भी इसके लिए कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, कोशिश करें कि प्रदूषण जो है वो कम हो। अच्छा, यूपी इसमें जो भारत के शहर हैं उसमें नोएडा, गुड़गांव, बुलंदशहर, मेरठ, चरखी दादरी, जींद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सारे शहर इसमें शामिल हैं प्रदूषित शहरों की सूची में। तो आज हमारे पास क्वेश्चंस में तो इतना ही है। बाकी हर दिन की तरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो उसमें सबसे पहले है, अभी रेशम उत्पादक जो है, रेशम किसान जो हैं, उनके लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने रेशम किसानों के लिए, रेशम उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना स्टार्ट किया। अभी तक रेशम उत्पादकों के लिए कोई बीमा योजना नहीं थी। ठीक है, ये जो इन्होंने योजना बनाई है उसका नाम रखा है रेशम कीट बीमा योजना। ये उत्तराखंड सरकार की है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, वर्ष 2026 में इसका आयोजन होना है। ये हर 4 साल में एक बार आयोजन इसका होता है। 2022 में आयोजन हुआ था, अब इसका 2026 में आयोजन होना है। तो इसका आयोजन कहाँ कहाँ होना है, तो ये 3 देश, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, ये तीनों देशों में संयुक्त रूप से इसका आयोजन होना है। ये कई बार पूछा जाता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, फीफा है, और भी जो बड़े बड़े प्रतियोगिताएं हैं उनका पूछा जाता है कि ये आने वाले वर्षों में कहाँ पे आयोजित हो सकती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इन सब का कंपाइलेशन कभी पीडीएफ के फॉर्म में दे दें। वीडियो तो पॉसिबल नहीं होगा, बट पीडीएफ आपको कंपाइलेशन हम दे देंगे। बट वही आपको ये टेलीग्राम से ही अवेलेबल हो पाएगी। जब कभी हम कंपाइलेशन देंगे तो हम वीडियो में बता देंगे आपको, तो आप वहाँ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट दिवस है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ताओं के अधिकारों को स्वीकारने वाला दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, ये लॉन्च किया है अभी। लैंडस्लाइड एटलस जो है इंडिया का लॉन्च किया है, वो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, जारी किया हुआ है। तो आज हमारे पास क्वेश्चंस में इतना ही है। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं या डिटेल्स हैं उसमें इतना ही है। ठीक है, तो आपको ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, कंटेंट डिस्कस किया, डिटेल्स आपको बताई, वो आपको कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, सजेशंस हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। बाकी जो हमने कंटेंट डिस्कस किया है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। दोनों जगह से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।